यहाँ से हमारी संस्कृति का पलायन हो गया, हमारी सभ्यता का पलायन हो गया, हमारे संस्कारों का पलायन हो गया है। कब दिल नहीं करता कि हम भी देहरादून रहो ना जो देहरादून में जो सुविधाएं थी ना वो हम तो घर में मिलने हाँ। एकदम स्टार्टिंग तो ठीक है, अपने जितना अपने मेहनत की हमने स्टार्टिंग से तो सही चला हमारा। अभी जो हमारी नई पीढ़ी है वो इन खेतों को आबाद करने की बात तो दूर है, उनको तो पता भी नहीं चलेगा उसका खेत कौन सा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आज आया हूं मैं सिरतोली गांव। आज का ब्लॉग जो है मैं गढ़वाली में ना होके तो हिंदी में बना रहा हूं और इसको हिंदी में बनाने का रीज़न मेरा स्पेशली ये है कि जो हमारे गांव है, हमारा जो कल्चर है, ताकि दूर दूर तक देश विदेश तक जो है देखने को लोगों को मिले। और जब मैं यहाँ आया तो यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य जो है ना, मतलब मेरे को खींच रहा था। लेकिन आजकल जैसे गवर्नमेंट काम कर रही है, मैंने देखा है कि रोड का बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, जितने भी हाईवे हैं बहुत काम किया जा रहा है उस पर। लेकिन जो हमारे गांव हैं और उन पे जब हम आते हैं तो एकदम परिदृश्य एकदम ही चेंज हो जाता है। गांव की रोडें, जो भी गांव कनेक्ट करते हैं उनकी रोडें जो है एकदम ही निम्न स्तर की हैं। और यही चीज़ मैंने हर एक गांव में जाके देखा है कि बहुत ही रोडों की दुर्दशा है और जो कि हमें दुर्घटना के लिए भी आमंत्रित करती है। जब कभी हॉस्पिटल जाना हो या कभी किसी कार्य के लिए जाना हो, एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, तो बहुत मुसीबतें आती हैं। मैं हूँ इस टाइम सिरतोली और सिरतोली में ये है बीडीओ साहब का मकान, आसाराम पंत जी का, और उनके बड़े भाई भी आज यहाँ पे आए हुए हैं, तो अभी मैं मिलाऊंगा। और देखिए दोस्तों, गांव में लुक देखिए मकान का कितना ज़बरदस्त है। यहाँ पे बैठ के ना चारों तरफ की हरियाली देखने लायक है। यहाँ पे बैठ के हम एक आध घंटा बैठ के भी जाने का मन नहीं कर रहा है, इतनी ज़बरदस्त लोकेशन है ना यहाँ पे। और चारों तरफ से हर एक गाँव का व्यू, दूर दूर तक गाँव का व्यू दिख रहा है। लेकिन समस्या क्या है, वही रोड। और कल हम भी जब आ रहे थे इस रोड पे तो गाड़ी में इतना डर लग रहा था, इतना डर लग रहा था। एक दो गाड़ियां बीच में जो है ना खराब भी हो रखी थी। यहीं पे जिया जी ने जो है यहाँ ऊपर कीवी का प्लांटेशन भी किया हुआ, मैं आपको पिछली ब्लॉग में दिखाया। और इतनी मेहनत, और गांव वालों को उसमें रोजगार का माध्यम भी मिल रहा है और लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि रोडों की जो कनेक्टिविटी है एकदम ही फेल है। और जबकि रोड पे इतना काम होने की वजह से सिर्फ वही है कि बाहर का मोक्टा चमका हुआ है, लेकिन जो गांव की सुंदरता है वो रोड से ही तो चार चांद लगती, तो वो एकदम ही कम है। तो मैं आपसे मिलाना चाहता हूँ। इधर हैं हमारे जिया जी लगते हैं, तो आसाराम पंत जी और जिया जी के बड़े भाई हैं। वो भी बीच बीच में हर टाइम गाँव में आते रहते हैं और लोगों को और सब लोगों को मतलब मोटिवेट भी करते हैं कि भाई किस तरह से गाँव में हमने काम करना है। और शायद ये रोड भी मेरे को लग रहा है जी काफी साल से पेंडिंग है। हम तो सिर्फ जैसे कि आपने बताया कि ऊपर कीवी का जो प्लांटेशन कर रखा है, अगर आने वाले भविष्य में वहाँ से कुछ उत्पादन होगा तो उसको हम मार्केट तक भी नहीं पहुँचा पाएंगे, क्योंकि रोड का डेवलपमेंट नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है। कनेक्टिविटी जरूरी चाहिए। इसके लिए मैं उम्मीद करता हूँ और आप फेसबुक के माध्यम से सारे श्रोताओं को, सारे दोस्तों को भी अनुरोध करता हूं कि अपने शेयर करें, जरूर फॉलो करें और आगे तक हमारी बात को पहुंचाएं। क्योंकि मुझे ये लगता है कि हम उत्तराखंड के सुदूर इलाके में हैं जहां की अभी तक ये डेवलपमेंट नहीं हुआ। बहुत उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले टाइम में जब आप हमारी ये फेसबुक के माध्यम से ये बनाएंगे तो आप भी अपनी गाड़ी को लेकर बहुत आसानी से आ सकेंगे और हम भी आपको धन्यवाद देंगे। बहुत बहुत। तो क्योंकि अपनी सरकार से ही हम अपनी मांग रख सकते हैं और जहाँ पे अच्छा लगता है तो वहाँ पे अच्छा भी बोल रहे हैं। क्योंकि हमने हाईवे देखे बहुत ही ज़बरदस्त बने हुए हैं और आने में जो है टाइमिंग का और हर एक चीज़ का मतलब बचत भी है। लेकिन जब गांव में आते हैं और गांव में मन दुखी हो जाता है कि रोड किस तरह है। और मैंने सुना है कि जिया जी इस गाँव को गोद भी लिया गया था, और तब जो है क्या ये बात भी सच है क्या? हाँ राजीव जी, इस गांव को माननीय सांसद तीरथ सिंह रावत जी ने 1920 में इसको गोद लिया था। और इसका एक गोद लेने का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सांसदों के लिए जो निर्देश थे, उसका एक क्लियर विजन था कि उस गांव को उनके कार्यकाल में एकदम पूर्ण रूप से उसको विकसित करना है। वहाँ की जो आधारभूत संरचना है उसको ठीक करना है, मूलभूत समस्याओं को दूर करना है। और वहाँ पे क्या स्वास्थ्य प्रणाली संबंधी क्या चीज़ें वहाँ पे उस गांव में चाहिए, क्या ज़रूरतें हैं, किस विभाग को वहाँ पे क्या काम करना है, किस रूप में काम करना है, लोगों का कैसे सपोर्ट करना है,
सरकार की योजनाएं गांव तक कैसे पहुंचाने, इसके पीछे ये सारा मकसद था। और उसमें कई बार यहाँ पे विभागीय अधिकारी आए हैं, 2-2 बार यहाँ पे जिलाधिकारी खुद आए हैं, वो पूरे जिले के अधिकारी लोग आए हैं, बड़ा उसके लिए प्लानिंग भी हुई, बड़ा वो हुआ, लेकिन वो धरातल पे वो उतर नहीं पाया। और उसमें निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि सरकारी विभागों की हेलावली जो है वो उसका मुख्य कारण है कि वो धरातल भी नहीं उतर पाया है। अन्यथा इसके लिए बड़ा विजन था कि इस गांव को एक पूर्ण रूप से डेवलप गांव बना दिया जाए। और दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है कि इस गांव में जिया जी एक वीडियो के पद पे रहते हुए भी और उन्होंने गांव में रह के ये सोचा है कि भाई हम अपने गांव को डेवलपमेंट कैसे करें, गांव के विकास में मेरा क्या अहम योगदान हो सकता है। जैसे कि आजकल आपने देखा है कि जितना भी प्लान हो रहा है, लोग देहरादून, कोटद्वार, दिल्ली, अदर जगह बस रहे, लेकिन उन्होंने इन चीज़ों से घर की भी परेशानी होती है कि भाई बच्चे बोलते हैं कि नहीं हम भी बाहर लेंगे, लेकिन उन सबको देखते हुए भी उन्होंने गांव को चुना और गांव में रह के मतलब जो है सबको बीच बीच में जो है समझाते भी रहते हैं और कई लोगों को रोजगार भी दिया है ताकि प्लान रुके। लेकिन इसमें तब भी रोड़ा आ रहा है। जैसे मुख्य रूप से तो रोड का प्रॉब्लम है और रोड की प्रॉब्लम होने के कारण कई प्रॉब्लम्स पैदा हो जाते हैं। आप ये देखिए कि यहाँ पे गैस डिलीवरी नहीं हो पाती है, यहाँ पे अखबार नहीं पहुँच पाता है, यहाँ पे हमारे जो 108 नहीं पहुँच पाती है, एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाती है। तो जो हॉस्पिटल जाने के लिए अगर यहाँ पे कोई बीमार वृद्ध है, कोई गर्भवती बेटियाँ बहुएँ हैं, तो उनको वहाँ तक कैसे पहुँचाया जाए। ये बहुत बड़ा इससे कनेक्टिविटी ना होने के कारण कई प्रॉब्लम्स उससे पैदा हो जाते हैं। किसान जो अपना उत्पादन कर रहा है कैसे वहाँ तक पहुँचाए, वो बीमार आदमी कैसे हॉस्पिटल तक पहुँचे। तो बहुत सारी समस्याएं इससे जनरेट हो रही हैं केवल एक कनेक्टिविटी ना होने के कारण। बाकी ये तो है नहीं कि भाई गवर्नमेंट प्रत्येक गांव में को सारी सुविधाएं एक जगह पे सेंट्रलाइज करके दे सकती है, लेकिन उसके लिए मुख्य रूप से कनेक्टिविटी का होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों जो है कि प्लान के लिए तो सरकार इतनी जागरूक की क्या क्या करें, और अगर ऐसा सजेशन हमें मिल रहा है किसी के माध्यम से तो इसको तो गवर्नमेंट को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। प्लान को ही कम करने के लिए ये काम किए गए हैं और इन्होंने जो हमारे वीडियो साहब ने जो ये स्टेप उठाया, ये बहुत सोच समझ के उठाया है, वरना ये भी कहीं ना कहीं जा सकते थे और इतना तो था कि कहीं दूसरी जगह जा सकते थे। लेकिन लोगों को मोटिवेट करने के लिए, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए ही इन्होंने ये स्टेप उठाया है। और मैं चाहता हूँ कि सरकार भी अपना पूरा योगदान दे इसमें और पूरा सपोर्ट करे। सपोर्ट किस तरह से किसान को किया जाता है उसकी एक कागजी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, बल्कि सपोर्ट पूरी तरह से ही होना चाहिए। आने वाली जनरेशन से भी उम्मीद करता हूँ कि जिनकी नौकरियाँ वगैरह सही तरह से नहीं है वो अपने यहाँ पे धंधा करें। यहाँ की राज्य सरकार सपोर्ट करती है, सब्सिडी देती है, उसका फ़ायदा उठाएं और थोड़ा मेहनत करें। अपनी ज़मीन तो अपनी है, अपनी पैतृक भूमि तो अपनी ही है। तो दोस्तों अभी आपको ऊपर भी लेके चलते हैं और मैंने पिछले उसमें दिखाया था 6 महीने पहले कि प्लांटेशन किस तरह की है, तो आप भी हमारे साथ बने रहें और आप देखते हैं कि प्लांटेशन किस तरह है। तो हम चलते हैं ऊपर। किसी भी कार्य के पीछे बोलते हैं जो दूसरी मेहनत किसकी होती है, जो दिखती नहीं है वो होती है महिला की, और ये हमारी दीदी है ना। और तो दीदी लगी रहती है जिया जी के साथ हर टाइम, रात दिन कंधे से कंधा मिला के, और देखो सुबह से ही अपने काम में बिजी। और दीदी के भी ख्वाब हुए कि भाई हम बाहर रहते हैं, लेकिन जिया जी ने जो भी मतलब जिस तरह वो किया तो उसी तरह दीदी ने भी मतलब उनको मोटिवेट किया कि भाई नहीं जैसा आप कह रहे हो वही सही है। तो दीदी बहुत मेहनत करती हैं और मैं मिलाता हूँ जिया जी की बहू से। आज की बहुओं का मतलब कितना वो होता है कि हमने बाहर, लेकिन इस हाल में इतने खुश देखता हूँ मैं, हर नेचुरली खुश रहते हैं और बहुत ही बढ़िया। एक्चुअल में क्या है कि फैसिलिटी में कोई भी कमी नहीं रखी हुई है किसी भी चीज़ की। देखिए यहाँ से लुक देखिए कितना जबरदस्त बनाया है। तो प्रदेश मतलब हम लोगों का एक वो होता है कि भाई वहाँ रहना है, लेकिन उन्होंने घर पे ही तो कन मतलब पूर्ण मेहनत होनी चाहिए और कन लगो घर में बहुत बढ़िया है। कब दिल नहीं करता कि हम भी देर दौड़ रहे ना जो देहरादून में जो सुविधाएं थी ना वो हम तो घर में मिलने एकदम से। तो मतलब जो हो पाए हम तो ये अक्सर नेचुरल वो हम तो भैर जाकर किक नहीं मिलना, और जो सुख सुविधाएं लोग भैर सुख सुविधाएं लाभ उठाना वो सुख सुविधाएं हम तो घर में पूरी तरह से मिलनी। तो हम बहुत बढ़िया लगत घर में। एक सोच है देखो, और यही सोच मतलब जो चाहे हमारे गाँव की महिलाओं थे सभी की हुए जो तो प्लान था अब फिर रुक जाल। और मतलब ये देखो सुविधाओं को मैं अगर दिखाऊं तो मतलब जो है पानी वगैरह, और इधर देखिए बागवानी कितने गमले लगे हुए हैं, और ये देखिए नेचुरल फूल हैं इधर सारे।
तो अभी हम पहुंच चुके हैं कीवी प्लांट में, और जिस तरह मैं पहली बार आया था तो उस टाइम पौधे बहुत छोटे छोटे थे, लेकिन इस टाइम देखिए काफ़ी ग्रोथ हो चुकी है। देखिए सेट बनाया गया है कि कोई भी आता है विजिटर वगैरह या कोई भी अपना रिलेटिव मिलने आता है तो यहाँ पे बैठ के, और यहाँ से पूरे बाग की जो है ना देख रेख भी हो जाती है, पूरी जगह नज़र पड़ती है। तो जी कितना टाइम हो गया इन पौधों को अभी फिलहाल? राजीव, इनको जो हमने फर्स्ट फेज में लगाए थे, इनको तो 2-2.5 साल पूरे होने वाले हैं। फिलहाल अभी टोटल कितने पौधे हो सकते हैं? ये अभी मेरे पास कीवी के 150 पौधे हैं। अच्छा, 150 पौधे हैं इस इसके टाइम। अलावा 100 पौधे जो हैं हमारे पास उसके हैं, क्या नाम कहते हैं इसके, कागजी नींबू के हैं, और 50 पौधे अखरोट के हैं। उसके अलावा आड़ू, खुमानी और बादाम वगैरह इसके भी कुछ पौधे मैंने लगाए हैं। अच्छा, तो हमें पहले तो पता था कि कीवी है, लेकिन उसके साथ जो है अखरोट के भी पेड़, कितने अखरोट के? 50 पेड़। 50 पेड़ तो अखरोट के लगे हैं, और 100 पेड़ कागजी नींबू, 100 पेड़ कागजी के हैं, और काहे के बोले आपने? खुमानी, बादाम, खुमानी, बादाम वगैरह अदर अदर काफी हैं, और जैसे ये नेचुरल भी हैं कई पेड़, देखो आप देखने को दिखते हैं यहाँ पे, काफल है। काफल है। तो अब इनमें जी की क्या चुनौतियां आ रही हैं इन पे में, मतलब जो आगे क्या क्या चुनौतियां हैं इनके? देखो राजीव जी, ऐसा है कि खेती में तो चुनौतियाँ ही चुनौतियाँ हैं। काश्तकार के लिए पूरे जीवन भर चुनौतियों से भरा पड़ा है। इसमें बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं। इनकी देखरेख करना, इनकी ट्रेनिंग, प्रूनिंग, और इनको प्रॉपर ढंग से इनको खाद पानी देना, इनकी निराई गुड़ाई करना, इनके थावले बनाना। साल भर में 3 बार इनके थावले अलग अलग प्रकार से बनाने पड़ते हैं। सर्दियों के अलग बनते हैं, गर्मियों के अलग बनते हैं, बरसात के अलग बनते हैं। उसके अलावा इनको तो बिल्कुल प्रॉपर, पौधों को तो जैसे बच्चे की देखरेख होती है उसी रूप में इनको देखरेख करनी पड़ती है, तब जा करके डेवलप होते हैं। तो पलायन रोकने में भी सक्षम है ये आपकी वो जो है पूरी? देखो राजीव, आप पलायन रोकने में सक्षम क्यों नहीं हो सकता? पलायन रोकने में सक्षम हो सकता है, लेकिन पलायन तो आज एक बहुत गंभीर चुनौती बन चुका है पूरे उत्तराखंड के लिए। और पलायन ये नहीं कि कोई पलायन आज हो रहा है, हमारे पुराने लोग भी पलायन करते थे, शिक्षा के लिए पलायन करते थे, रोजगार के लिए पलायन करते थे, लेकिन तब के पलायन में और आज के पलायन में जमीन और आसमान का अंतर हो चुका है। तब हम लोगों के संयुक्त परिवार होते थे। एक भाई अगर नौकरी पे जा रहा है तो वही भाई सारे भाइयों के बच्चों को वहाँ पढ़ाने लिखाने के लिए ले जाता था। 2 भाई उसके घर में होते थे, माँ बाप घर में होते थे। तो घर का हमारा जो सिस्टम था, पूरा ताना बाना जो हमारा उसका था, वो पूरा बना हुआ था संयुक्त परिवार में। जब से परिवारों का विघटन हुआ, जब से एकल परिवार हुए, तब से पलायन का स्तर इस स्तर पे आ गया है कि हमारा आदमी का पलायन तो हुआ ही हुआ है। यहाँ से हमारी संस्कृति का पलायन हो गया, हमारी सभ्यता का पलायन हो गया, हमारे संस्कारों का पलायन हो गया है। आप देखिए कि जो बच्चे आज बाहर रह रहे हैं, वो बच्चे हमारे कल्चर को बिल्कुल भूल चुके हैं, और मुझे लगता है कि उनके माँ बाप भी उनको नहीं सिखा रहे हैं। अंकल और आंटी का पूरा जो नाते रिश्ते अंकल आंटी में बदल चुके हैं। बुआ, बुड्ढी, फूफा, फूफा, नाना, नानी, ये दादा, दादी, ये सब रिश्ते खत्म हो गए हैं। ससुर जी को पिताजी बोल रहे हैं, जेठ जी को भाई साहब बोल रहे हैं, दीदी को भाभी जी बोल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या सिस्टम हो गया। तो हमारा तो इस उत्तराखंड का पलायन जो है एक विचित्र प्रकार का पलायन है। ये तो हमारी सारी धरोहर का पलायन हो चुका है। अब बाकी रही बात रोजगार के लिए, पलायन तो पहले से होता था, लेकिन आज जो प्लान है उसमें रोजगार एक अहम मुद्दा उसमें आ चुका है। और रोजगार, जब तक आदमी को घर में रोजगार नहीं मिलेगा तब तक वो उसको बाहर जाना ही जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई आजीविका के लिए, परिवार को आजीविका के लिए कुछ ना कुछ संसाधन तो होनी चाहिए ना। तो वो यहाँ पर सरकारें उसको उपलब्ध नहीं करा पा रही हैं। सिस्टम बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं कि सिस्टम कोई छोटा मोटा है। तमाम सरकारी विभागों में भारत सरकार से, राज्य सरकार से बहुत सारे बजट्स के प्राविधान हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में, हॉर्टिकल्चर सेक्टर में, तमाम जगह इसके प्राविधान किए गए हैं। तमाम एनजीओ जो गवर्नमेंट को चूस रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपया गवर्नमेंट से ले रहे हैं, उनका भी उद्देश्य यही है कि गांव का विकास किया जाए। लेकिन धरातली जो स्थिति है उसको तो आप भली प्रकार देख रहे हैं ना, पूरा बंजर हो चुका है, पूरा उत्तराखंड बंजर हो चुका है। तुम लोग तो यूट्यूबर हो, पूरे उत्तराखंड में जाते रहते हो, तो आप देखिए क्या क्या स्थिति है। तो उसके लिए सरकार कोई कारगर कदम नहीं उठा रही है। अगर जी कोई सजेशन हो कि मतलब किस तरह गवर्नमेंट किस तरह मतलब प्लान को रोकने के लिए या कुछ हमारे गांव के लिए करना चाहे, तो किस तरह से आधार बनाए कि मतलब किस तरह से वो कार्य करे इस चीज पे? देखो राजीव, मैं गढ़वाली का बोलता हूँ
कि गढ़वाल में एक कहावत होती कि सतुरेगन बल सास मर सपड़ करेगन बुआर में। हाँ विचार हमारे पास है, कर क्रियान्वयन करने वाले कोई और है। हाँ जी। तो बहुत जमीन आसमान का अंतर है, क्यों हमारे विचार हमसे, जो विचार हम रखेंगे उसको कोई सुनने को तैयार नहीं होगा। पलायन को रोकने के लिए और रोजगार को बढ़ाने के लिए हमारे पास जल, जंगल और जमीन, 3 ऐसी संपदाएं हैं जिसको संरक्षण करके हम अपने लोगों को तो क्या, हम बाहर के लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। लेकिन उस पर कोई काम हो नहीं रहा है। हमारे आज 25 साल उत्तराखंड बने हुए होंगे, सरकारें कोई इस प्रकार का काम नहीं कर रहे हैं। आप देखिए, आज हम आपस में बात करते हैं कभी भी कि साहब हमारा कुमाऊं मंडल जो है बहुत डेवलप है, गढ़वाल मंडल बहुत पीछे है। तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। उसके पीछे हमारे नेताओं के विजन की कमी है। अभी आप जब रामनगर से आएंगे तो आप देखेंगे कि रामनगर वहाँ पे मरचुला तक जो है वहाँ रिजोर्ट बने हुए हैं, दुनिया भर का टूरिस्ट वहाँ पे आता है। हम उस टूरिस्ट को वहाँ से, सियोसी इतने हमारे सुंदर जगह है, नैनी डांडा हमारी इतनी सुंदर जगह है, धुमाकोट हमारी इतनी सुंदर जगह है, टूरिस्ट को हम वहाँ तक नहीं ला पा रहे, क्योंकि हमने उसके लिए आधारभूत जो संरचना है उस तैयार की नहीं है। टूरिस्ट को आने के लिए सुविधाएं चाहिए ना, उसको कुछ ना कुछ सुविधाएं चाहिए। हमारा जो वहाँ पे नीचे मोहनचट्टी में और नीलकंठ में जो हमारा टूरिस्ट आ रहा है, उसको हम सतपुली में नहीं ला पा रहे हैं। तो ये तो सरकार करेगी ना, इसको जनता थोड़ी कर पाएगी। अगर टूरिस्ट यहाँ पे आ जाएगा तो उस टूरिस्ट के आने से तो हजारों लोगों को हजारों बच्चों को रोजगार मिलेगा। कोई गाइड बनेगा, कोई रिजोर्ट बनाएगा, कोई वो झील बनेंगी तो कोई उसमें बोट चलाएगा, कोई उनका वो पोल्टर बनेगा, कई प्रकार के कोई होटल में रोकेगा, कोई खाना खिलाएगा, कोई तो दुनिया भर का रोजगार उससे उपलब्ध होगा। लेकिन सरकार वो काम नहीं कर पा रही है, और ये सरकार के विजन की कमी है। बहुत सारे ऐसे काम वो हैं। वैसे एग्रीकल्चर के सेक्टर में है कि एग्रीकल्चर में आज ये सारे खेत बंजर हो गए हैं। अब इन बंजर खेतों को आबाद करना इतना आसान काम नहीं है। मैं तो भुगत रहा हूँ ना, मैं तो 3 साल से इस बंजर खेतों में लगा हूँ, तो मुझे पता है कि कितना कठिन काम है। अब ये जो हमारी नई पीढ़ी है वो इन खेतों को आबाद करने की बात तो दूर है, उनको तो पता भी नहीं चलेगा उसका खेत कौन सा है। हाँ, सारे जंगल बन चुका है। तो इस बंजर ज़मीन में हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे कैसे जड़ी बूटी उगा सकते हैं, हम यहाँ पे कौन से नेचुरल प्लांटेशन कर सकते हैं जिसमें कि कम मेहनत में उसको आबाद किया जा सके। अब हम जो कह रहे हैं कि इसको कृषि करो कृषि करो कृषि करो, इस बंजर भूमि में कैसे कृषि कर लोगे, संभव ही नहीं। तो इसके लिए तो सरकार को करना होगा। और जब जितने ये तमाम NGOs वगैरह जो सरकार से दुनिया भर की सहायता ले रहे हैं, इनकी जवाबदेही फिक्स करनी होगी। आखिर किस बात के लिए खुले, आखिर कर क्या रहे हैं, क्या किस गांव का विकास किया इन्होंने, ये दिखना चाहिए ना। ये तो खाली कागजों में, और आज तमाम YouTube चैनल चला करके और तमाम वो दिखा करके उस पर ये सब दिखाया जा रहा है कि हमने बहुत कुछ कर लिया है। NGO कहता है मैंने तो साहब फलान जगह पे ये कर दिया है, वो कर दिया, उलट पुलट कर दिया है, लेकिन धरातल में तो कुछ नहीं है ना, जीरो है। तो बजट तो आते हैं, काफ़ी बजट आते हैं, लेकिन मिसयूज होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग नहीं होती है कि भाई आप इस प्रोजेक्ट पे पैसा लगाए तो ये कार्य हो भी रहा है कि वो किसी की जेबों में चले जा रहा है, और लोगों को रोजगार के माध्यम किस तरह से यहाँ पे उपलब्ध कराए जाएं, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही है। क्योंकि जब तक जॉब नहीं होगा तो रुकना यहाँ पे बहुत मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी टिपिकल ज़िंदगी है गढ़वाल की। बहुत ही ज़्यादा मेहनत का इंसान है, लेकिन इन ज़मीन में, बंजर ज़मीन में, जैसे जी ने कहा है कि कुछ भी करना इतना आसान नहीं है। सरकार के लिए सुझाव तो बहुत सारे हैं ना। हमारे यहाँ पे इतनी बहुमूल्य जड़ी बूटी होती हैं कि आदमी उससे बहुत अच्छा अपना रोजगार कर सकता है। हमारे यहाँ पे बांस का भी आपने देखा होगा कितना बड़ा वो था, स्कोप था, इतने फूल थे। तो उसके लिए अगर हम गांव में गांव की महिलाओं को, वहाँ के बच्चों को, नवयुवकों को उस बांस का जूस निकालने पे, वो तो बहुत महंगा जाता है हार्ट के लिए, और उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। एक गवर्नमेंट की तरफ से गांव-गांव में ना एक ट्रेनिंग टाइप में भी मतलब कुछ वो चलाने चाहिए। वैसे तो होती हैं शायद, ऐसे होते हैं, फॉर्मल होते हैं। अच्छा, देखिए आप अगर किसी, जैसे कि आपने अभी जिक्र किया कि बजट का प्रावधान बहुत बजट है, वो खर्च भी हो रहा है, लेकिन उसका जो सही से मिसयूज हो रहा है। जो भी उसको संस्था, जो भी विभाग या जो भी कार्यकारी जो भी उसके लिए जिम्मेदार है, वो उसको कर रहा था, उसकी एक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि भाई आपने इस गांव में अगर बांस के जूस बनाने के लिए, माल्टा का जूस बनाने के लिए, चटनी अचार बनाने के लिए, अगरबत्ती धूपबत्ती बनाने के लिए अगर आपने ट्रेनिंग दी है, तो ट्रेनिंग के बाद उसका आउटपुट क्या निकला है। आप आए 6 दिन, आपने 5 दिन, 10 दिन आपने ट्रेनिंग दी, आप चले गए, उसके बाद लोगों ने उसको छोड़ दिया। आपने उसके लिए देखा नहीं कि यहाँ पे रॉ मटेरियल क्या है, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, इसके बाद इसका मार्केटिंग की क्या व्यवस्था होगी। इन चीज़ों पे तो कहीं ध्यान ही नहीं दिया जा रहा ना। यहाँ पे मौन पालन का इतना स्कोप है, नेचुरल
इतने हमारे जंगल में इतने फूल हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, यहाँ पे अगर मौन पालन हम करें तो शहद ही इतना महंगा जाता है। और स्वास्थ्य के लिए शहद को एक प्रकार से हमारे पुराने लोग अमृत कहते थे। बच्चे के जन्म होने में भी उसकी जीभ में शहद रखा जाता था, और आदमी के मरते समय भी उसकी जीभ में शहद रखा जाता है, आज भी रखा जाता है। उसको एक अमृत का रूप दिया गया है। और हमारे पहाड़ का जो शहद होगा, मुझे लगता है कि वो निश्चित रूप से अमृत ही होगा। तो उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग हो, बच्चों को ट्रेनिंग दी जाए। 100 बक्से उसमें घास भी नहीं काटना है, कुछ भी नहीं करना है। मधुमक्खी तो नेचुरल अपना खाना खुद ही ढूंढ लेते हैं और हमको फ्री में शहद देते हैं। तो इस प्रकार के प्रोग्राम अगर गवर्नमेंट चलाए तो रोजगार मिल सकता है। ऐसा कुछ बहुत असंभव काम नहीं है। तो जो है इस चीज में जो है हमारे जेठू जी भी हैं यहाँ पे, और उन्होंने बहुत, जब कोरोना टाइम आया था तो उस टाइम यहाँ पे बहुत मेहनत की थी, और यहीं पे दूसरे गांव में, और मच्छियों का भी प्लांट लगाया, आलू लगाया। क्या क्या चीज की थी आपने वहाँ पे? हमने मच्छियों का किया था, और उसका सब्जी का किया था, और उसमें आलू लगाए थे। आलू, बैंगन, पत्ता गोभी, फूल गोभी, और उसका मुर्गियों का किया है। तो वहाँ पे स्टार्टिंग तो ठीक है, अपने जितना अपने मेहनत की हमने स्टार्टिंग से तो सही चला हमारा। लेकिन बाद में जब हमें शेड बनाना होता है, रोड की हालत ख़राब है, ईंटें कैसे पहुँचाए जाए वहाँ पे, और अपना खुद उठा के वहाँ से ईंटें पहुँचानी पड़ी हमें। इतनी मतलब कि हमारी हालत खुद ही ख़राब हो जाती थी। और फिर कई समस्या है, रोड की है, पानी की समस्या है। पानी बहुत कम, गर्मी के टाइम पे तो पानी बिल्कुल ना के बराबर हो जाता, तो मछलियों के लिए भी वो हो जाता, दिक्कत हो जाती है, और सब्जी के लिए दिक्कत हो जाती है। तो ये इतने अच्छे प्रोजेक्ट के हिसाब से काम शुरू किया था कि मच्छियों का, मुर्गियों का, और 3-4 लोग थे और बहुत अच्छी जीविका। लेकिन समस्या क्या थी कि उनको बेचने के लिए को जितना भी प्रोडक्शन होता था उसको रोड साइड पे लाना बहुत दिक्कत। फिर कुछ जानवरों का और कुछ जो है पानी की भी वहाँ पे समस्या। तो काफी मेहनत की गई, काफी मेहनत की गई। जिस हिसाब से मेहनत हुई उस हिसाब से आउटपुट नहीं आया। आज ना के बराबर ही हो गया, ना के बराबर है ना। मैं भरसक प्रयास भी कर रहा है कि मैं कुछ करूं, पर उसको गाइडेंस करने वाला दिक्कत हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से। जिनकी भी ये जवाबदेही बनती है उनको पूरा भरपूर मतलब जो है उनकी जवाबदेही बननी चाहिए, तभी जाके ये काम आगे बढ़ सकते हैं।